हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। मान लेते हैं दो कण हैं, माना दो कणों का निकाय है, जिनके द्रव्यमान M1 व M2 M1 व M2 तात्विक संवेग क्रमशः P1 व P2 और ये गत की अवस्था में है, तब निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग हो जाएगा। दोनों कणों के संवेगों के योग के बराबर हो जाएगा सदिश हो जाएगा, यानी P इक्वल हो गया आपका P1 प्लस P2, समीकरण नंबर 1। अब मान लेते हैं कि कणों पर F1 व F2 बल कार्य करते हैं अल्प समय डेल्टा टी के, जिससे कणों के रेखीय संवेग में परिवर्तन क्रमशः डेल्टा P1 व डेल्टा P2 हो जाता है। तब निकाय के रेखीय संवेग में परिवर्तन, निकाय के रेखीय संवेग में परिवर्तन, सपोज कर लें टोटल परिवर्तन डेल्टा P है, तो ये बराबर होगा पहले के रेखीय संवेग में परिवर्तन धन दूसरे के रेखीय संवेग में परिवर्तन। तो पहले के रेखीय संवेग में परिवर्तन है डेल्टा P1 और दूसरे के रेखीय संवेग में परिवर्तन है डेल्टा P2, तो दोनों के योग के बराबर होगा सदिश योग। डेल्टा T से भाग दे देते हैं तो डेल्टा P बाई डेल्टा Q इसका हो जाएगा डेल्टा P1 बाई डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 बाई डेल्टा T। आगे ध्यान दें, चूंकि डेल्टा T अल्प है, अत्यंत अल्प है कह सकते हैं, अतः इसी को आप डिफरेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आसानी से। इसलिए इधर वाला हो गया डेल्टा का कि dt लिख देंगे, इधर वाले को dP1 बाई dt और दूसरे को dP2 बाई dt लिख सकते हैं। अब पीछे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बल और संवेग में संबंध। बल और संवेग का जो संबंध होता है, बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ भी देखिए ये डेल्टा P संवेग में परिवर्तन है और समय से भाग दिया जा रहा है, यानी ये संवेग परिवर्तन की दर है पहले कण की, या पहले कण के संवेग में परिवर्तन की दर है। इसी तरह से ये भी क्या है, दूसरे कण की रेखीय संवेग परिवर्तन की दर।
तो निश्चित ही ये दोनों कणों पर कार्यरत बल होंगे जो कि क्रमशः F1 और F2 है। तो आप लिख सकते हैं परंत dP1/dt इक्वल हो जाएगा F1 एंड dP2/dt इक्वल हो जाएगा F2 के। अब यदि F1 F2 के बराबर है तो इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ से dP/dt इक्वल इसके स्थान पर आ जाएगा F1 और इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं F2 के, क्योंकि ये बराबर F1 के और ये बराबर F2 के। परंतु पुनः मान लेते हैं अब यदि बात करें किसी पिंड पर कार्यरत बल की, तो जो कुल कार्यरत बल होता है दो प्रकार का होता है। एक तो पिंड के जो आंतरिक कण होते हैं उनके बीच बल लगता है, अट्रैक्शन का या अन्य प्रकार का बल हो सकता है, इसे अंतराणिक बल कहते हैं। और इन प्रकार के बलों को हम इंटरनल बल कहते हैं। कौन सा बल? इंटरनल कहते हैं। और एक बाह्य बल होता है जो आरोपित किया जाता है, उन बलों को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल बल। तो इस तरह से किसी पिंड पर कार्यरत कुल बल दो बलों के योग के बराबर होता है। एक तो एक्सटर्नल बल जो आंतरिक कणों के कारण होता है और दूसरा एक्सटर्नल बल जो बाह्य वातावरण के कारण पाया जाता है। तो इस स्थिति में दोनों बलों को F1 F2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। F1 बराबर हो जाएगा F1 इंटरनल प्लस F1 एक्सटर्नल तथा इसी तरह से F2 बराबर हो जाएगा F2 इंटरनल प्लस F2 एक्सटर्नल। अब यह है समीकरण 2। ये मान हम समीकरण 2 में रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? समीकरण 2 में। अब इस समीकरण 2 में ये वैल्यू हम यहाँ रख दें तो तब dP/dt बराबर हो जाएगा F1 इंटरनल धन F1 एक्सटर्नल प्लस F1 F2 इंटरनल प्लस F2 एक्सटर्नल और dP/dt इक्वल F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल प्लस F1 इंटरनल प्लस F2 एक्सटर्नल। परंतु इस बात करें F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल, इसी निकाय के आंतरिक बलों का परिणामी शून्य होता है। जैसे ये दीवार है, दीवार के भी अंतर के जो अणु उनके बीच बल लगता है, लेकिन क्या दीवार गत करती? नहीं। क्यों नहीं गत करती? क्योंकि दीवार के अंदर के सभी कण क्या होते हैं? कणों का पर लगने वाले बलों का परिणामी क्या हो जाता है? शून्य। जैसे डस्टर है, जब तक बाह्य बल न लगाया जाए गत नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरनल कण हैं उन पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी शून्य। तो इस तरह से कह सकते हैं एक ही निकाय के आंतरिक बलों का परिणामी क्या होता है? शून्य होता है। ये बराबर 0, क्योंकि ये क्या है? आंतरिक बल। और आंतरिक बल है तो आंतरिक बलों का परिणामी क्या होता है? शून्य होता है। तो इस प्रकार जो हमारे पास था dP/dt ये बराबर मिल गया F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। मान लें कि dP/dt
F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल इक्वल F एक्सटर्नल भी, तब dP बाई dt इक्वल मिल जाएगा F एक्सटर्नल। अब ये किसी स्थिति में यदि किसी स्थिति में जो है F एक्सटर्नल 0, तब dP बाई dt इक्वल 0 और यहां से मिल जाएगा P इक्वल कांस्टेंट। यहां से क्या मिल जाएगा? P इक्वल कांस्टेंट, dP बाई dt इक्वल 0। आप चाहे तो इसको ऐसे भी थोड़ा और लिख सकते हैं आगे, और dP इक्वल 0, dt इधर जाएगा गुणा होगा 0 हो जाएगा, dP मतलब डेल्टा P, डेल्टा P 0 यानी संवेग में परिवर्तन क्या है? शून्य। और संवेग में परिवर्तन शून्य यानी संवेग क्या है? नियत है। नियत होगा उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, तभी संवेग में परिवर्तन क्या मिल रहा है? शून्य। तो यहाँ से मिल गया P इक्वल कांस्टेंट। कहाँ से मिला? यही जो है गणितीय रूप में इसी को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये मिला कहाँ से? कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल F एक्सटर्नल 0, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता अर्थात संरक्षित रहता। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का रेखीय संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता। अब आगे ध्यान दें, यदि इसको कई डायमेंशन में आप तोड़ना चाहते हैं तो भी इसको आप तोड़ सकते हैं। कई विमाओं में आप तोड़ना चाहें तो भी तोड़ सकते हैं। यहीं से x अक्ष y अक्ष के अनुदिश रेखीय संवेग परिवर्तन की दर चाहिए तो इस फार्मूले से आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से dP x बाई dt बराबर हो जाएगा Fx। इसी तरह से y अक्ष के अनुदिश dPy बाई dt इक्वल Fy, और इसी तरह से z अक्ष के अनुदिश चाहिए तो भी आप याद कर सकते हैं। और रेखीय संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है अलग अलग दिशाओं के लिए लगाया जा सकता है, बशर्ते उस दिशा में कार्यरत बाह्य बल शून्य न हो। ठीक, अब यहीं से थोड़ा सा और भी हम इसको देख सकते हैं। अभी हम लोगों को मिला कि dP बाई dt इक्वल F एक्सटर्नल। यहाँ से dP याद करें तो याद आएगा F एक्सटर्नल इंटू dt। ये शो करता है कि जो रेखीय संवेग परिवर्तन होता है वह बल द्वारा, बल और समय ग्राफ द्वारा जो है घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसके द्वारा यहीं से जैसे यदि आप इधर बल लगाएं और बल यहाँ से हो F1, यहाँ F2 और यहाँ समय हो 0 से t, जिसके द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल मिलेगा, यदि इस क्षेत्रफल को ज्ञात कर लें, ये पार्ट इधर समय है और इधर फोर्स है, तो इस समय अक्ष द्वारा बल और समय अक्ष, ये ग्राफ है आपका, FT ग्राफ कहते हैं इसकी, और FT ग्राफ द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है इसके बराबर मिलेगा, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता। साथ ही साथ यदि अलग अलग अक्षों के अंदर भी इसको वियोजित किया जा सकता है, यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम जो है अलग अलग दिशाओं में भी लगाया जा सकता है, बशर्ते ध्यान रहे कि उस दिशा में कार्यरत बाह्य बल शून्य न हो। और तीसरा,
जो संवेग में परिवर्तन होता है वह बल और समय ग्राफ द्वारा घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है।